आज बच्चों से हम लोग कतरा रहे हैं, क्या जवाब दे दें हम उसको? ये बैठे एनटीए में चंद अधिकारी, ये लोग को पता चलेगा क्या होता है। हम लोग कोई अमीर और करोड़पति बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिसके माँ बाप शायद मजदूरी कर रहे हो, ठेला रिक्शा चला रहे हो। इन बच्चों के लिए इनको जवाब दिए गए, और जब पूछा जाता है कि अगली बार परीक्षा हो जाएगा तो क्या बीत जाएगा इन लोग को, इनको क्या समझ में आता है? जितना 2 साल बच्चा बैठ के पढ़ाई किया ना, हम लोग खड़े होकर 2 साल पढ़ाए हैं। जितना कलम उसका घिसा है उतना मार्कर हमारा भी घिसा है, उसके साथ साथ हमने भी मेहनत की। 6-6 महीना काम टीचर्स रोक के रखते हैं कि दिवाली की छुट्टी होगी ना तो हम ये वाला काम कर लेंगे, होली की छुट्टी होगी तो हम सब ये वाला काम कर लेंगे। टीचर की भी अपनी फैमिली होती है कि बच्चे को कभी हम लेके जाएंगे यहाँ पर, उनको लौटा देंगे। ये बोलते हैं कि बच्चे जो पढ़ने वाले हैं दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। मतलब सच अ पेनफुल, मतलब आपसे बात करके तो एकदम जैसा लगता है कि ये किसी टेरर एक्ट से कम नहीं है। और मैं वो आपको देख रहा हूँ, आप जिस भाव से कह रहे हैं, और आप अकेले व्यक्ति नहीं है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आप वो लाखों बच्चों की पीड़ा और वेदना के साथ कह रहे हैं। और मतलब मैंने आपको नहीं देखा इस तरीके से इमोशनल होते, आपकी आंखों में इस तरीके से पानी आते, मैंने मतलब नहीं, आप समझिए हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? बच्चों के लिए। हमसे हमारी आज जो जिन लोगों ने शिक्षा को धंधा बना दिया था, आज वो टीचर हम लोग को मतलब नफरत करते हैं हम लोगों से कि इस इंसान की वजह से मेरी कमाई बंद हो गई। आज भी ऐसे कोचिंग वाले हैं जिनकी बीवी पत्नी हमसे आके कही, खान सर आपने फीस कम कराया, नहीं तो हर साल हमारे पति एक नया बिल्डिंग खरीदते थे, इतना कमाते थे। वो लोग हमसे दुश्मनी करने लगे। आज उनके लिए हम लड़े कि हम तुम्हारा फीस कम कराएंगे। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखिए, सरकार ने महंगाई के लिए सोचा कि राशन महंगा करे, कपड़े राशन सस्ता करे, ना राशन सस्ता हुआ, ना लोहा सोना चांदी सीमेंट, कौन सी चीज सस्ती हुई है? कुछ नहीं सस्ती हुई। लड़ते लड़ते हमने एजुकेशन सस्ता करा दिया। पूरी सरकार का तंत्र मिलकर महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़ के हमारी कितने टीचरों से झगड़ा हो गया, दिन रात कोसते हैं सब। आज हम उनसे तो लड़ लिए, इनके आगे हम क्या कर रहे हैं? इनको कहिएगा ये 4 गो मुकदमा लाद देंगे। 4-5 गो मुकदमा मेरे पे पहले से है, किसी का हम घर लूटने नहीं गए, सरकार मुकदमा करके बैठी है, एगो 4 गो और लाद देगी यहां पर। और ये जब कहा जाता है एनटीए की तरफ से कि हम दोबारा परीक्षा कराने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे और फीस नहीं लेंगे, तो लगता है कि एहसान लाद रहे हैं। तो सुरे मुंहते हो तुम तो साफ वही करेगा। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा आके करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, तुमको पीटा सब नहीं, ये गनीमत है। जो उनका लॉस हुआ वो कौन भरपाई करेगा? आप बताइए, कोई बनारस का रहने वाला है, उसका सेंटर जा रहा है कानपुर, एक गरीब इंसान के लिए 500 रुपया कितने मायने रखते हैं? हम आपको 2017 की बात बता रहे हैं, आई थिंक 16-17 के आसपास की बात बता रहे हैं। एक बच्चा था, इतना बेहतरीन था पढ़ने में, रेलवे का उसका एग्जाम देना, तो उसका सेंटर चला गया बिलासपुर। वो केवल इसलिए नहीं गया कि उसके पास पैसे नहीं थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर कहा कि सर हम कहां से जाएंगे? हम उसको कहेंगे तुम हमसे मांग लेता। वो एग्जाम जिस दिन था उस दिन उदास आके हम गधा कहेंगे तो तुम एग्जाम में नहीं गया, कहा सर पैसे नहीं था। अब हम क्या क्या कहें हम? ये आप गरीबी नहीं देखे हैं वहां तक, कितनी भयानक लेवल की गरीबी होती है। आज भी हॉस्टल में अमीर और गरीब बच्चे एक साथ रहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जिनका टिफिन बढ़िया मेस से आता है, उसमें 4 किस्म की सब्जी रहती है, 2 किस्म की सब्जी रहेगी, कभी एक मीठा रहेगा। और उसी लॉज में, उसी रूम में एक गरीब बच्चा रहता है जो दाल चावल चोखा खाता है। वो इंतजार करता है कि ये अमीर बच्चा जब कोचिंग जाएगा ना तो उसका जूठा टिफिन खोल के कुछ सब्जियां बचा होगा तो निकाल के खाएंगे। आपको बताएगा वो बच्चा कैमरा पे? नहीं बता पाएगा उसको। इसका मतलब ये नहीं कि उसको तकलीफ नहीं है। आज वो बच्चा, आप अगर वो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा ना तो कोई समझाने नहीं आएगा। एक गिद्ध बैठा होगा दूसरा, अब उसको नशा समझाएगा, ये लो सिगरेट, ये लो ड्रग्स, ये लो गांजा, अब फूंको। अब जब हो जाएगा तो समस्या ये आ रही है। ये आज जो पेपर लीक कर रहे हैं, आज बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। याद रखिए, अगर इन्हें फांसी नहीं हुआ ना, कल देश के साथ खेलेंगे ये लोग। और ऐसे ही गद्दारों की वजह से देश गुलाम हुआ था। हम लोग इग्नोर करते रहे। आज आप सवाल उठाइएगा तो हो सकता है कि उल्टे सवाल आपसे पूछ दिए जाए। जो बच्चों के बीच में रह रहा है उसको तकलीफ दे रहा है। देखिए, आप पत्रकार हैं, आप हर तरह के लोगों से मिलते होंगे, आपको समस्याएं हर तरह की दिखती है। हम लोग बच्चों के साथ रहते हैं वहां पे। आप बच्चों को देखिए, उस बेचारे के पास 2 जोड़ी कपड़े में पूरा स्टूडेंट लाइफ बिता देता है। सर मैं तो अभी गया था बीते दिनों कोटा, और मैं देख के आया जो नीट वाले बच्चे तैयारी करते हैं, वो तो इतना छोटा होता है, वो तो आंदोलन भी नहीं कर सकता है। वो तो अभी 12वीं पास किया है। जैसे बाकी मैच्योर होते हैं, सड़कों पर आते हैं, अपनी मांग रखते हैं। आप लोगों से अगर आप लोग न बोलो, इतना आप लोग मुखरता से न बोलो, तो आज जो एनटीए इतना दबाव में है, इन लोग के तो कान पे जू न रखे। और उसके मोटे मोटे चश्मे। सर एक बच्ची मेरे को मिली, उसने ऐसी बात बोली, सुन के रोंगटा हिल गया था कि बोले भैया लड़के जो होते हैं ना वो शादी करने के लिए पढ़ते हैं, लड़कियां शादी से बचने के लिए पढ़ते हैं। मार्क 12 लेवल का सर उसने कोड दिया था।
अब सोचिए कि वो कह रही थी कि हम घर पे क्या जवाब देंगे। मेरे पास इतने मैसेज आए भरे पड़े हुए हैं कि हम मिलाए हमारा 680 नंबर था, हम मिलाए हमारा 710 नंबर था, मेरा छोटा वाला भाई दिन भर खुश था, अब सिर्फ रो रहा है। भैया आप लोग समझाइए, सर लोगों से अपील करवाइए। मैं आप लोगों से सर थोड़ा निवेदन करूंगा कि बच्चों के लिए थोड़ा सा बोलिए कि वो इतना डिमोरलाइज ना हो कि वो अगला पेपर। देखिए वो तो लड़ेंगे बच्चे, वो पेपर से लड़ेगा, सबसे लड़ेगा, लेकिन आप यकीन मानिए इस एग्जाम के बाद बहुत सारी लड़कियों से उनके सपने छीन लिए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे, हो सकता है 1-2 नंबर से नहीं हो तो उनका वो मजदूरी करने के लिए निकलेंगे। उसका क्या, हम लोग के जो बन सकता है हम उनके लिए आवाज़ उठाए, लड़े, मुकदमा सहें, सब कुछ करेंगे। अब 1 महीना 1.5 महीना बाद जो एग्जाम होगा हम लोग उसके लिए दोबारा पढ़ाएंगे, उससे मतलब नहीं, उससे कोई फीस नहीं लेगा इंडिया का कोई टीचर नहीं लेगा, ना लेने देंगे लोग। हमें लगता है कि कोई टीचर लेगा भी नहीं। हर टीचर को तकलीफ होती है, चाहे वो किसी राज्य का हो, वो बच्चे की तकलीफ से उसे तकलीफ होती है। टीचर कौन बनाता है? बच्चे बनाते हैं। कोई नहीं लेगा उनसे, उनका रिवीजन कराया जाएगा, उनसे टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, बट इसका क्या गारंटी है कि अगली बार नहीं होगा? हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। मान के चलिए 30 दिन बाद एग्जाम होगा, 35 दिन बाद, अब जब भी ये डेट डिसाइड करें, आप कल्पना कीजिए आप एक ऐसे जहाज में बैठे हैं जिसको ये डर है कि अभी ये गिर सकता है, ये जहाज क्रैश हो सकता है। आपके 1 घंटे का सफर कट जाएगा। अरे सर, हाँ, उसका 1 महीना काटना है इसी तकलीफ के साथ कि मेरा पेपर होगा अगला। क्या ठीक है कि पेपर लीक नहीं हो, और क्या ठीक है कि अगला पेपर इतना टफ कर दिया जाए कि शायद इनकी कलम ना उठे। आप बताइए, तकलीफ आप जान रहे हैं बच्चों की, उनका 1 महीना कैसे कटेगा ये कोई नहीं जानता है। आज आप भी जाइए किसी हॉस्टल पे, बस रात अंधेरा होने दीजिएगा, 11-12 बजे देखिएगा कोई बच्चा रेलिंग पे आया होगा, ना उसके हाथ में मोबाइल होगा ना कुछ, सर दीवार से टेक लगा के सोचता होगा कि मेरा भविष्य क्या होगा। उस बच्चे की उम्र कितनी हुई? 16-17 साल, 11-12 का बच्चा है, जिसके ऊपर सही से अभी उसने देश दुनिया नहीं देखी, लेकिन सिस्टम ने उसको खा गया। आप दे देंगे उसको जवाब? हम समझाए तो, हम बता तो रहे हैं कि एनटीए की वजह से ना हम लोग को बच्चों के सामने जाके क्या बोले। हम तो फिर से कहेंगे उठ खड़े हो, रात कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंधेरा सुबह होने से नहीं रोक सकती है। हम उसको साहस देंगे, लेकिन आप वहां बैठ के सोच के देखिए, बाहर से बकअप करना, वाह ये शॉट मार दे, वो शॉट मार दे, तो बहुत आसान होता है। बिल्कुल होता है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग जॉब होता जा रहा है। मैं तो देख रहा हूं, आप हर दूसरे पेपर के बाद मैं आपको सड़क पे देखता हूं, हर दूसरे एग्जाम के बाद मैं आपको देखता हूं कि आप किसी न किसी पे लड़ते भिड़ते नजर आते हो या फिर सवाल उठाते नजर आते हो। मुकदमा झेल रहे हो तो अलग की बात है, बहुत टेंशन होता है। मुकदमा करने के लिए हो जाता है, उसके बाद जो उसकी कोर्ट की प्रोसेस होती है बहुत लंबी होती है। बड़ा ह्यूमिलिएशन फील होता है जब कोई एक आपका नाम पुकारा, अभी कोई मर्डरर है, किसी ने मर्डर किया है, किसी ने रेप किया है, फिर कुछ देर बाद आपका भी नाम पुकारा जाएगा। कोर्ट में तो सब वही होते हैं, क्या किए थे? तो भैया हम बच्चों के लिए लड़ाई लड़े थे। लेकिन वो हम लोग को ये दिखाना चाहते हैं, तुम ज्यादा लड़ेगे ना तेरे को बंद कर देंगे, तुम ही को दोषी घोषित कर देंगे। लेकिन ये भूल जाए, हम बच्चों के लिए ही सारे शिक्षक खड़े थे और हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे। और बच्चों से भी कहते हैं, देखो टीचर पे लगा देंगे मजबूत धाराएं कि सरकार का जो है संपत्ति नुकसान किया, ये किया, वो किया। जो अभी ये कानून आया इसको लेकर के, आप लोगों ने उसको देखा होगा, 10 साल की मैक्सिमम सजा है और मैक्सिमम जो जुर्माना है वो 1 करोड़ रुपए का है। आपको लगता है ये सफिशियंट है? 1 करोड़ तो जो एमबीबीएस का बच्चा फॉर्म लिख करेगा उसी से एक आदमी से कमा लेगा। वो नियम इसलिए नहीं लाया गया था कि पेपर लीक ना कराए, वो पेपर लीक को प्रमोट करने के लिए ये कानून है कि भैया 10 से 1 करोड़ का जुर्माना है और 10 साल की सजा है। क्योंकि ये तो प्रमोट हो जाएगा ना कि भैया 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस है और 1 करोड़ 10 करोड़ जुर्माने लग जाएगा, तो उसको क्या जा रहा है? आरओआई देखिए ना कितना जबरदस्त है उसका। क्यों 10 साल की सजा नहीं है, 10 साल की मैक्सिमम सजा है। मैक्सिमम सजा के लिए जज को लिखना पड़ेगा रेयरेस्ट ऑफ रेयर, तब ना जाके वहां उसका प्रोसेस हो जाता है ना कि अगर आप किसी भी सजा में मैक्सिमम देंगे तो उसको जज को ये दिखाना पड़ेगा, नहीं ये इस तरह के अपराध का टॉप था। छूट जाएगा तो इतना पैसा बचा रहे विधायक ही लड़ जाए, उसके पास इतना पैसा बचेगा कि जल्दी छूट जाएगा। देखिए हम हमेशा बताते हैं, जो 24 में भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, आपको ये समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, वो निर्णय देती है। निर्णय और न्याय में अंतर होता है। बच्चे को निर्णय सुना दिया जाता है कि ये हो गया काम खत्म, न्याय नहीं मिलता है। यदि न्याय मिलता तो 2024 का नीट का पेपर कैंसिल होता 100% होता। उस समय भी लीक था पूरा, अब 100%। और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि 25 वाला में ना लीक हुआ, पता नहीं चला। और लीक के जो डॉक्टर बनेंगे मार डालेंगे मरीज को, क्या बनेगा वो डॉक्टर? और वही डॉक्टर जाके मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बिगाड़ेंगे, उनको नशा लगा देंगे, उनको भी चौपट करेंगे, मार धार करेंगे, कॉलेज का इन्वायरमेंट खराब करेंगे। मरीज थोड़ा सा
प्रॉब्लम में होता है, 2-3 तमाचा मरीजे को मार देंगे। अक्सर दिन सुनते हैं ना कि ये सब चीजें क्यों होता है, ये हो रहा है सब चीजें। बट सर फिर तो ऐसा लगता है कि भरोसा ही उठ जाए। मतलब हम लोग मतलब मैं कल जब ये खबर आई ना, मतलब मैंने कभी नीट का पेपर नहीं दिया सीरियसली, ना कभी मैंने जो है जेई दिया, कभी कोई परीक्षा नहीं दी, लेकिन अपने आप एक इमोशनल हो गया कि मैं उन बच्चों को देखा था और मुझे लग रहा था कि यार इन बच्चों के साथ तो ऐसा अपराध हुआ है कि ये देशद्रोह, इस पे तो एनएसए देशद्रोह की धारा जितनी भी यूएपी ये सब लगा देना चाहिए इन पे। यूएपीए ऐसे ही गधों के लिए बना ही है। देखिए आप समझिए एक बच्चे की मेंटेलिटी, जब कोई बच्चा नीट की तैयारी करता है ना, जब शीशे के आगे अपना बाल झाड़ता है सुबह ना, तो अपने आप को एक एस्पिरेंट नहीं देखता है, वो देखता है कि जब हम डॉक्टर बनेंगे ना तो वाइट एप्रन पहनेंगे, यहाँ स्टेथोस्कोप लगाएंगे। बच्चों का सपना होता है स्टेथोस्कोप के आगे नाम रहेगा, शॉर्ट में डॉक्टर लिखा रहेगा, डॉक्टर ये फलाना कुमार, ये सिंह, ये वो सपने में जी रहा होता है। हर दिन वो जब आता है तो सोचता है कि जब हम डॉक्टर बन जाएंगे तो मेरा ये शेड्यूल रहेगा, अपना हॉस्पिटल लाएंगे, आधे मरीजों का कम पैसे में इलाज करेंगे, कुछ जो मरीज एकदम गरीब होगा उनका, मतलब वो जी रहा है, प्रतिदिन वो सपने जी रहा है, वो पढ़ रहा है और सपनों को जी रहा है। फिर वो घर देखता होगा, बूढ़ी माँ है, कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी माँ बीमार होंगी, पैसे नहीं है इलाज कराने की, वो ये सपने देखते हैं कि हम इलाज करेंगे। अच्छा, उन बच्चों का क्या होगा सपने का? एक नंबर अगर ह्यूमन एरर से अगर गलत हो गया, और हर मैच में तो सचिन भी सेंचुरी नहीं मारा। नहीं, एक मैच हो जाए तो कहिए ना दोबारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन ये है कि 20-22 लाख बच्चे हैं, बलि का बकरा चढ़ा दो इनको, कोई पूछने बट सर एक बात बताओ, एनटीए से पहले जो व्यवस्था थी, पीएमटी, एआईपीएमटी, ये सारी व्यवस्था थी, ये कहा गया कि एनटीए आ जाएगा तो व्यवस्था एकदम चाक चौबंद हो जाएगी, एकदम दुरुस्त। आपने एनटीए का वो पुराना वाला ट्वीट देखा था? हाँ। उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट योर क्लास एग्जाम, वो आपने देखा था वो ट्वीट? आपने बहुत एरोगेंट में कहते हैं दिस इज नॉट योर बोर्ड एग्जाम, दिस इज नॉट योर स्कूल एग्जाम। मतलब इन लोगों ने ऐसा अपने आप को समझ रहे थे जैसे भगवान टाइप के बन गए हैं ये लोग। मतलब उसमें ये था कि यू थिंक इट्स जस्ट अ क्वेश्चन पेपर, दिस इज द बिगेस्ट इल्यूजन स्टूडेंट लाइफ इन। इस तरीके से पूरा एकदम मॉक टेस्ट डजंट स्केयर यू, द स्केल शुड अप, इस तरीके की पूरा एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई आया है जो लड़कों से खुन्नस में लड़ाई लड़ रहा है और वो लिखा है, बाद में इसको डिलीट किया। देखिए एनटीए में कौन आ जाता है पता ही नहीं चलता। आपको प्रोसीजर पता है कौन एनटीए में आएगा? हाँ, मुझे थोड़ा सा ये समझाइए, जो लोग दर्शक जिसे मान लीजिए जो नीट और इन सब से नहीं जुड़े, पहले क्या व्यवस्था थी, बाद में क्या व्यवस्था बनी, क्या चल रही है, क्या समस्या है? व्यवस्था से समस्या, देखिए मेन समस्या है कि क्वेश्चन पेपर जो लीक करा रहा है वो हर बार बच रहा है। समस्या ये है, आप देखिए जैसे बिहार में पेपर लीक होने की, जो नीट का निकाल सकता है टीआरई 1 का निकाल सकता है, टीआरई 4 का भी, टीआरई 4 हुआ नहीं, वो सेटिंग में लग गया होगा। ये है कि जो पेपर लीक कराने वाला नेक्सस है उसे बचाया जा रहा है, वो बच जाते हैं। पकड़े कौन जाते हैं? इनके प्यादे जो घूम रहे हैं, और इन्हें उसी लिए बलि का बकरा दिया जाता है, इन्हें उतने पैसे दिए जाते हैं कि तुम पकड़े जाओ। इवन की ये भी हो सकता है कि जो मेन नेक्सस ऊपर बैठा हुआ है वो ये भी तय करता है कि जब पेपर लीक हो जाएगा, उसका प्लान बी भी रेडी रहता है। प्लान ए है कि पेपर लीक हो गया, टेंशन खत्म, सब में केक कटेगा, सब में बढ़ जाएगा, पैसा लेगा। अगर पेपर लीक पकड़ी गई तो वो ये भी तक फिक्स करते हैं कि ये लोग पकड़े जाएंगे और इन्हीं को पुलिस ले जाएगी। इतने बड़े लेवल का नेक्सस है, ऊपर ही वो बचे रहते हैं। अब आप नीचे कुछ भी चेंज करते रहिए, आज ये व्यवस्था में चेंज करेगा, कल दूसरे में करेगा, ये बचा रहेगा, इसको सजा नहीं। इस पर यूएपीए, एनएसए, इसको एनआईए जांच करके उठा कर ले जाए। बट मैं जैसे देखता हूं पिछले 20 सालों में 165 पेपर संबंधित फ्रॉड केस हुए हैं, और आप देखेंगे 16 राज्यों में हुआ है। मतलब जिस गुजरात मॉडल की बात की जाती है, उस गुजरात में बहुत सारे पेपर लीक हुए, तमाम राज्यों में हुए। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कोई व्यवस्था ऐसी बनी नहीं सकती? मतलब आप लोग, या मैं आपसे कब तक इस पे बात करता रहूंगा, आप लोग कब तक लड़ते हो, कोई सोल्यूशन नजर आता है कि कहीं जाकर के ये रुके? बाकी आप तो पढ़ाते हो, मैं क्या दूसरे देशों में कैसा होता है, मतलब क्या है? आपकी सपोज कीजिए कि आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं, आप ही उनको कहिए तुम बिगड़ जाओ, और फिर हम आपसे गुहार लगाएं कि सिस्टम को सुधारिए, तो आप तो मेरे मुंह पे कहिएगा ना सुधर जाएगा, और नीचे वाले हंसेंगे सब कि जो बिगाड़ रहा है उसी के बाद जाके गुहार लगा रहे हैं। आपको लगता है बिना हायर लेवल के मिले लोगों से इतना बड़ा काम हो जाएगा? नहीं हो सकता है। कोई ठीक कर सकता है इसे? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारी चीजें ले जाएगा कौन वहां पे? सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, मतलब कमेंट्स बड़ा अच्छा करेगा। हाँ, कमेंट्स इतना जबरदस्त अच्छा करेगा जैसे लगेगा धरती पलट देगा सुप्रीम कोर्ट, यूटोपिया बन जाएगा एकदम गजब एकदम। उसके बाद से ना वो धरातल पे नहीं आएगा। एनटीए को बोला भी था कि आप अपनी एक ऑब्जर्वेटरी कमेटी बनाइए, अच्छा। और जो इस बात की जांच करे, अलग टीम बनाइए जो जांच करेगी पेपर लीक तो नहीं हो रहा है। इसमें भूल गया उस चीज को।
आप लोग से सुझाव लिए गए थे उस समय? किन लोग से? हम लोग से? हाँ। हम लोग को वो हम लोग को दुश्मन समझता है। जितनी गवर्नमेंट एजेंसी हम लोग को दुश्मन समझती है, कहती कि ये जो है सब ना यही हल्ला कर देता है क्वेश्चन आप लोग को पता है क्या बोलते हैं? हाँ। कोचिंग माफिया। वो खुदे माफिया है सर। भारत सरकार से और हम 28 राज्यों के राज्य सरकार से कहते हैं, कोई स्कूल है जहाँ से आपका बच्चा पढ़ के डायरेक्ट नीट और IIT, या कोई कॉलेज बताइए जहाँ से बिना कोचिंग सहारा लिए UPSC वगैरह निकाल रहा है? वो तो क्या कहेंगे, मैं तो कह रहा हूँ असंभव है, मैं देखा हूँ ना पेपर। तो फिर वो भाई आप लोग टैक्स देते हो सारा, ऐसा नहीं आप टैक्स फ्री भी नहीं आते हो, स्कूल की तरह तो है नहीं, आपका सारा सर्विस देते हो। इंटरटेनमेंट पर 18% टैक्स है जी, और एजुकेशन पे भी 18% है। आपको हंसी नहीं लग रहा है? मतलब एक नचनिया जो फिल्म में नाच रही है और एक टीचर जो स्टेज पे खड़ा होकर पढ़ा रहा है, दोनों वित्त मंत्रालय की नज़र में एक ही टैक्स स्लैब में आता है। हम तो कहते हैं बढ़ाइए तो कम से कम इनसे तो बाहर कर पाई, ऊपर ले जाना चाहते कि बराबरी मत रखो, 3 गधों से बराबर में मत रखो। आप बताइए, लड़कियों के पढ़ाई पे GST होनी चाहिए, बेटी पढ़ाओ GST हटाओ। नारा ही गलत है, मतलब नारा ही ना, बेटी पढ़ाओ टैक्स हटाओ तब ना पढ़ेगी। हमें 2 लाइन बोलने से बेटी पढ़ने लगी। किस बेटी को शौक नहीं है कि वो अफसर बने? किस बेटी को शौक नहीं है? इतनी मेहनत करती हैं लड़कियां ना उनके लिए कि उनको लगता है कि पता नहीं अगली बार मौका मिलेगा कि नहीं। कोई लड़की कहती है हमारा लाइफ खराब हो जाए, तो आपको बोलने से थोड़ी सही हो जाएगी। बट सर एक बात है, जैसे मैं सारी बात समझ लिया, लेकिन अगर एज ए एजुकेटर जब आप लोग की बात सुनी जाती है, अगर अब देखिए आप, मैं ये मानता हूं अगर इस पर कोई अगर राजनीतिक रूप से कोई कुछ कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के कहने से आदमी ताली थाली बजा सकता है, प्रधानमंत्री मना कर दिए तो सोना खरीदना बंद कर देगा आदमी। तो प्रधानमंत्री को अगर आपको एक खुला खत लिखना हो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सविनय निवेदन है, इसमें आप क्या बोलेंगे कि सर जो भी बोर्ड बन रही है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और PMO भी उसमें इन्वॉल्व हो। जो चीज़ें डायरेक्ट PMO को रिपोर्ट होती है कंपैरेटिवली वो बाकियों की तुलना में बहुत अच्छी होती है। एग्जांपल के तौर पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर डायरेक्ट PMO देखेगा, इसरो डायरेक्ट PMO देखेगा, DRDO डायरेक्ट देखेगा, एटॉमिक एनर्जी PMO देखेगा। फिर ये कहानी PMO देख ले रहे हैं। आप सब मत देखिए, कुछ तो इन्वॉल्व रखिए इस चीज़ों को। एक रहना चाहिए ना कि भाई आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। तो वहाँ लोग डरते हैं, अधिकारी भी डरते हैं कि भैया मामला PMO का है। स्टेट में किससे डरता है? CMO से। बड़ा DM SP कमिश्नर कोई एक CMO का एक क्लर्क फोन कर देता है, अरे भाई साहब ये इसमें गलत नहीं हो सकता, हटाओ यहाँ से। तो PMO अगर इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाती है तो PMO और PM की इज्जत आ जाती है वहाँ पर, उनका दबदबा और उनका पावर आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम इनिशियल लेवल पे ख़त्म कर सकते हैं और चरणबद्ध तरीके से खत्म करेंगे। कोई जादू की छड़ी नहीं कि इसमें हो सकते, लेकिन केवल डिस्कस करना। आप देखिए ना, हम आपको बताएं 10 दिन बाद देखिएगा मीडिया में ये मामले गायब हो जाएंगे। जिन लोग की गिरफ्तारी हो गई है पीछे गेट से, हो सके तो इनको जमानत भी मिल जाएगा, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, सबूत नहीं जुटा पाते। कोर्ट में ना गिरफ्तारी मायने नहीं, सबूत मायने रखता है। कोर्ट में इंसान और वकील नहीं, 2 ही लोग सबूत और गवाह केस लड़ते हैं। वकील तो ऐसे सामने दिखते हैं। तो इनके खिलाफ ये लोग पहले से वाटर टाइट प्लान करके रखे रहते हैं। हो सके जमानत मिल जाए इन लोग को, 2 साल की सजा भी हो जाएगी, करोड़ों रुपए करके, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इनका मनोबल फिर बढ़ेगा। कातिल मिल गया, आला कत्ल नहीं मिला, बस। और हमें तो जहां तक लगता है कि जो इतना बड़ा नेक्सस है वो भी फिक्स करके रखता है। देख भाई, ये 100 आदमी की टीम है, 95 बचे रहोगे, ये 5 लोग तुम्हें पकड़े जाना है, और ये पकड़े जाने की ये तुम्हारा मेहनताना अलग से चल जाएगा। उसको कौन सा फांसी लगने का डर है?